हेलो बच्चों, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और हम देखेंगे अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति को हम कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं, जहां हमने देखा था कि किसी भी तल में किसी बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित किया जाता है निर्देशांक ज्यामिति में। देखिए, यहां आपके पास दो लंबवत रेखाएं होती हैं, एक क्षैतिज रेखा होती है ये, और दूसरी होती है ऊर्ध्वाधर रेखा ये। जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं उसे हम कहते हैं मूल बिंदु, और उसे हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो यह है मूल बिंदु जिसे हम प्रदर्शित करेंगे ओ से। यह है मूल बिंदु। मैं यहां लिख देता हूं, यह मूल बिंदु है, मूल बिंदु जिसे हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो क्षैतिज रेखा है ये एक संख्या रेखा होती है, जो कि हम पहले पढ़ते चले आ रहे हैं कि संख्या रेखा क्या होती है। इस क्षैतिज रेखा पर मूल बिंदु से दाईं तरफ धनात्मक पूर्णांक होते हैं। इस तरह से देखिए, 1 2 3 4 5 6, और बाईं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5। जिधर धनात्मक पूर्णांक लिखे हुए हैं उसे हम कहते हैं धन एक्स अक्ष, यानी ये जो क्षैतिज रेखा होती है इसे हम एक्स अक्ष कहते हैं। जिधर धनात्मक पूर्णांक लिखे होते हैं यानी मूल बिंदु से दाईं ओर उसे हम धन एक्स अक्ष कहते हैं, और मूल बिंदु से बाईं ओर इसे हम कहते हैं ऋण एक्स अक्ष। अब देखिए, ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है यह भी एक संख्या रेखा को प्रदर्शित करती है। मूल बिंदु से ऊपर की ओर इसमें धनात्मक पूर्णांक होते हैं। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6, और इसे हम कहते हैं धन वाई अक्ष। और मूल बिंदु से नीचे की ओर जिसे हम ऋण वाई अक्ष कहते हैं, इसमें होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5। अब हम देखते हैं बच्चों कि किसी बिंदु को कैसे प्रदर्शित किया जाता है निर्देशांक ज्यामिति में। अगर ये कोई बिंदु है P, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, इसकी स्थिति क्या होगी, कैसे हम बता पाएंगे। तो देखिए, मूल बिंदु से आपको चलना है और हमको यह देखना है कि इस बिंदु पर पहुंचने के लिए हमें एक्स अक्ष में कितना चलना पड़ रहा है। देखिए एक्स अक्ष में कितना चलना पड़ रहा है, 5, तो इसका एक्स निर्देशांक होगा 5। और इस बिंदु पर पहुंचने के लिए वाई अक्ष में कितना चलना पड़ रहा है बच्चों, हमें देखिए, ये देखिए 4। तो बिंदु P की स्थिति होगी 5,4, जिसे कहते हैं बिंदु P के निर्देशांक। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे बच्चों, 5,4। ये जो पहला है, जो पहले लिखा हुआ है इसे x निर्देशांक कहते हैं, और ये जो बाद में लिखा हुआ है इसे y निर्देशांक कहते हैं। x निर्देशांक को हम भुज कहते हैं और y निर्देशांक को हम कहते हैं बच्चों कोटि। बच्चों मैं आपको फिर से बता देता हूं कि x निर्देशांक कैसे मिलता है। हमें मूल बिंदु से चलना है और देखेंगे कि भाई उस पॉइंट पर जाने के लिए x अक्ष में कितना चलना पड़ रहा है। कितना चलना पड़ा, आप देख रहे हैं ये 5। आप ऐसा भी कह सकते हैं y अक्ष से उस बिंदु की लंबवत दूरी जो होती है वो होता है x निर्देशांक। तो देखिए y अक्ष ये है, y अक्ष, ये y अक्ष है, और y अक्ष से इस बिंदु की लंबवत दूरी कितनी हो रही है, देखिए बच्चों ये कितना है, 5 है। ये 5 है तो ये 5 देखिए। इसी तरह से y निर्देशांक क्या होता है, x अक्ष से बिंदु की लंबवत दूरी, ये देखिए बच्चों, ये कितना है, देखिए 4, यानी y अक्ष में आपको कितना चलना पड़ रहा है बच्चों, 4। तो ये है 4, यानी y निर्देशांक। इस तरह से किसी भी बिंदु की स्थिति को हम प्रदर्शित कर सकते हैं उसके निर्देशांक लिख करके। पहले x निर्देशांक लिखा जाता है जिसे भुज कहते हैं, फिर y निर्देशांक लिखा जाता है जिसे कोटि कहते हैं। ये आप कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं।
अब हम देखते हैं बच्चों दूरी सूत्र। दूरी सूत्र से किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे एक बिंदु है P और दूसरा बिंदु है Q। P के निर्देशांक है x1, y1 और Q के निर्देशांक है x2, y2। तो P और Q के बीच की दूरी किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं? बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है ये मैं आपको यहां पे बता देता हूं। तो बिंदु P और बिंदु Q के बीच की दूरी PQ बराबर, या इसे D भी लिख सकते हैं। P और Q के बीच की दूरी D भी लिख सकते हैं, या P और Q के बीच की दूरी PQ लिखी जा सकती है। PQ बराबर क्या होता है? अंडर रूट, ठीक है, वर्गमूल के अंदर x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये है बच्चों दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र। देखिए बच्चों, इस दूरी सूत्र से संबंधित एक उदाहरण लेकर के अभी आपको समझा दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या होगा। तो देखिए बच्चों, अगर कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक है x, y, इस बिंदु P की मूल बिंदु आप जानते हैं जहां पे x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को कट करते हैं, उस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं और उसे हम O से लिखते हैं, और इस बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0। तो बिंदु 0, 0 यानी मूल बिंदु की बिंदु P से दूरी का सूत्र क्या होगा? तो देखिए बच्चों, हमें बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी का सूत्र ज्ञात करना है, यानी हमें लाना है OP, हमें लाना है OP। हम इसे D भी लिख सकते हैं। तो देखिए, मूल बिंदु को हम ले लेते हैं x1, y1 और बिंदु P को हम ले लेते हैं x2, y2। हमें लाना है बिंदु P और O के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी का सूत्र अभी हमने आपको बताया, अंडर रूट के अंदर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए, अंडर रूट के अंदर यानी वर्गमूल x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह है बच्चों दूरी का सूत्र। अब हम यहां पे x1 और y1 की वैल्यू लगा लेंगे। तो देखिए बच्चों, x2 क्या है? x, तो ये हो जाएगा बच्चों x माइनस x1 है 0, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 क्या है बच्चों? y है और y1 है 0, तो ये हो जाएगा y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, OP बराबर हो जाएगा वर्गमूल x माइनस 0 क्या हो जाएगा? x, तो ये हो जाएगा x का वर्ग धन y माइनस 0 क्या हो जाएगा? y, ये हो जाएगा y का वर्ग। तो देखिए बच्चों, किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी का सूत्र हम यहां ज्ञात कर चुके हैं। क्या होता है ये? वर्गमूल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यहां हमने आपको बताया एक तो दूरी सूत्र यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, और एक हमने आपको यहां बताया मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी का सूत्र। तो चलिए अब देखते हैं बच्चों दूरी सूत्र से संबंधित एक उदाहरण। दर्शाइए कि बिंदु 1,7, 4,2, ऋण 1,1 और ऋण 4,4 एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो देखिए बच्चों, हमें यहां दर्शाना है कि ये बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो एक बच्चों चतुर्भुज ले लेते हैं जिसकी शीर्ष ले लेते हैं A, B, C और D। देखिए बच्चों, इन शीर्षों के निर्देशांक 1,7, 4,2 और ऋण 1, और ऋण 4,4 हैं। देखिए बच्चों, चतुर्भुज ABCD एक वर्ग होगा कब? जब इसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी और उसके विकर्ण भी बराबर होंगे। तो हम यहां सबसे पहले AB लाएंगे, यानी A और B बिंदु के बीच की दूरी, इसी तरह से BC और CD और DA ज्ञात करेंगे। अगर AB, BC, CD और DA बराबर हो जाते हैं और साथ ही साथ AC, विकर्ण AC और विकर्ण BD भी बराबर हो जाते हैं, तो ABCD एक वर्ग होगा।
तो ये बिंदु होंगे एक वर्ग के शीर्ष। तो सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं बच्चों ए बी, यानी ए और बी बिंदु के बीच की दूरी। तो ए और बी बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए ए बिंदु को ले लेते हैं बच्चों x1 y1 और बी बिंदु को ले लेते हैं बच्चों x2 y2। तो देखिए बच्चों दूरी सूत्र क्या है? वर्गमूल x2 ऋण x1 का वर्ग धन y2 ऋण y1 का वर्ग। तो चलिए यहां पे लगा लेते हैं ए बी बराबर हो जाएगा, यानी ए और बी बिंदु के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? x2 ऋण x1 का वर्ग। बच्चों यहां x2 क्या है? 4 ऋण x1 है बच्चों यहां 1, तो ये हो जाएगा 4 ऋण 1 का वर्ग धन y2 ऋण y1 का वर्ग। बच्चों यहां y2 है 2 और y1 है 7, तो ये हो जाएगा 2 ऋण 7 का वर्ग बराबर। तो ये हो जाएगा बच्चों वर्गमूल 4 ऋण 1 कितना हो जाएगा? 3, और 3 का वर्ग हो जाएगा 9 धन 2 ऋण 7, ऋण 5 बचेगा, ऋण 5 का वर्ग हो जाएगा बच्चों 25, तो ये आ जाएगा वर्गमूल के अंदर 34। 25 धन 9 क्या हो जाएगा? 34, तो वर्गमूल 34 आ जाएगा ये भी। इसी तरह से बच्चों हम ज्ञात करेंगे बी सी, बिंदु बी और सी के बीच की दूरी। तो चलिए दूरी सूत्र का यहां उपयोग करते हैं और हम बी और सी बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। इसके लिए बी बिंदु को हमने x2 y2 मान लिया, तो सी बिंदु को ले लेते हैं बच्चों x1 y1, यानी बी और सी में से एक बिंदु को x1 y1 ले लेंगे और दूसरे बिंदु को x2 y2। और अब हम लगा लेते हैं यहां दूरी का सूत्र, जो कि होता है x2 ऋण x1 का वर्ग। तो बच्चों यहां x2 है 4 ऋण x1 है ऋण 1, तो ऋण और ऋण ये धन हो जाएगा 1 का वर्ग धन y2 ऋण y1 का वर्ग। बच्चों y2 है 2, y1 है ऋण 1, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 ऋण और ऋण हो जाएगा धन, ये हो जाएगा वर्ग बराबर। देखिए बच्चों यहां पे 4 धन 1 5 हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 होता है, धन 2 धन 1 3 हो जाएगा और 3 का वर्ग होता है 9। 25 और 9 ये हो जाएगा 34, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 34। अब हम ज्ञात करेंगे बच्चों सी और डी बिंदु के बीच की दूरी, यानी सी डी। तो चलिए सी डी ज्ञात करते हैं। तो देखिए बच्चों बिंदु सी को x1 y1 ले लेते हैं और बिंदु डी को ले लेते हैं x2 y2। अब लगा लेते हैं दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र क्या होता है बच्चों? x2 ऋण x1 का वर्ग। तो बच्चों यहां x2 क्या है? ऋण 4 ऋण x1 क्या है बच्चों? ऋण 1, तो ऋण और ऋण ये हो जाएगा धन 1 का वर्ग धन y2 ऋण y1 का वर्ग। तो देखिए बच्चों y2 क्या है? 4 ऋण y1 है बच्चों ऋण 1, तो ऋण और ऋण ये हो जाएगा धन 1 का वर्ग। तो ये मिल जाएगा हमें ऋण 4 धन 1, ऋण 3 बचेगा, ऋण 3 का वर्ग होता है बच्चों 9 धन 4 धन 1 5 हो जाएगा और 5 का वर्ग 25, तो ये मिल जाएगा हमें वर्गमूल 34। अब हम ज्ञात करेंगे बच्चों डी और ए बिंदु के बीच की दूरी, यानी हम ज्ञात करेंगे डी ए। तो चलिए डी ए ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए बिंदु डी को हमने x2 y2 मान लिया है और ए को ले लिया है x1 y1। तो हम ज्ञात करेंगे डी और ए के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है वर्गमूल x2 ऋण x1 का वर्ग धन y2 ऋण y1 का वर्ग। तो x2 ऋण x1, तो देखिए बच्चों यहां x2 है ऋण 4 ऋण और x1 है 1 का वर्ग धन y2 ऋण y1 का वर्ग। तो बच्चों यहां y2 है 4 ऋण y1 है यहां पे बच्चों 7 का वर्ग। तो देखते हैं बच्चों ये क्या मिलेगा हमें यहां? ऋण 4 ऋण 1 ये हो जाएगा ऋण 5 और ऋण 5 का वर्ग हो जाएगा 25 धन 4 ऋण 7, ऋण 3 बचेगा, ऋण 3 का वर्ग हो जाएगा बच्चों 9, तो ये मिल जाएगा बच्चों रूट 34। तो देखिए बच्चों ए बी बी सी सी डी और डी ए, यानी इस चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर आ रही हैं। अगर इस चतुर्भुज के विकर्ण ए सी और बी डी बराबर आते हैं तो यह चतुर्भुज एक वर्ग होगा। तो चलिए बच्चों अब हम ज्ञात करते हैं विकर्ण ए सी। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं ए सी। तो देखिए बच्चों यह है ए सी,
तो बिंदु ए और सी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। बिंदु ए को ले लेते हैं x1 y1 और बिंदु सी को ले लेते हैं बच्चों x2 y2। तो देखिए x2 ऋण x1 का वर्ग, तो देखिए बच्चों यहां पे x2 है ऋण 1 ऋण x1 क्या है बच्चों यहां पे x1 है 1 का वर्ग धन y2 ऋण y1 का वर्ग। तो बच्चों यहां y2 है ऋण 1 और y1 है 7, तो ये हो जाएगा ऋण 1 ऋण 7 का वर्ग। तो देखेंगे बच्चों ये क्या मिलता है हमें, ऋण 1 ऋण 2 हो जाएगा और ऋण 2 का वर्ग हो जाएगा बच्चों 4 धन ऋण 7 ऋण 1, ये हो जाएगा ऋण 8 और ऋण 8 का वर्ग हो जाएगा बच्चों 64। तो ये मिलेगा बच्चों 64 धन 4 68 हो जाएगा बच्चों। और अब हम ज्ञात करेंगे विकर्ण बी डी, यानी बी और डी बिंदुओं के बीच की दूरी। तो चलिए एक बिंदु को हम ले लेंगे x1 y1 और एक बिंदु को हम ले लेंगे यहां x2 y2। तो चलिए बी बिंदु को ले लेते हैं x1 y1 और डी बिंदु को ले लेते हैं x2 y2। चलिए अब हम ज्ञात करेंगे बच्चों विकर्ण बी डी। तो देखते हैं विकर्ण बी डी क्या मिलता है यहां पे हमें। तो दूरी का सूत्र लगाएंगे, वर्गमूल x2 ऋण x1 का वर्ग धन y2 ऋण y1 का वर्ग। तो देखिए बच्चों यहां पे x2 है ऋण 4 ऋण और x1 है बच्चों 4 का वर्ग धन y2 ऋण y1 का वर्ग। बच्चों y2 है 4 ऋण y1 है 2 का वर्ग। तो देखते हैं बच्चों क्या मिलेगा ये। तो देखो ऋण 4 ऋण 8 हो जाएगा और ऋण 8 का वर्ग हो जाएगा 64 धन 4 ऋण 2 हो जाएगा और 2 का वर्ग हो जाएगा बच्चों 4। तो 64 धन 4 हो जाएगा 68 और ये है इसका वर्ग मूल। तो यहां हम देख रहे हैं बच्चों कि इस चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हैं। चतुर्भुज की भुजा ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये आप देख सकते हैं। ए बी वर्गमूल 34, बी सी वर्गमूल 34, सी डी भी आ रहा है वर्गमूल 34 और डी ए भी आ रहा है वर्गमूल 34, यानी चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हैं। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और बराबर आ रहा है डी ए के। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं इस चतुर्भुज का विकर्ण ए सी बराबर आ रहा है बी डी के, यानी इसके विकर्ण भी बराबर हैं। तो ये चतुर्भुज ए बी सी डी होगा एक वर्ग। तो दिए गए बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं और यही हमने दर्शाना था। अब हम देखेंगे बच्चों विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र से काफी अधिक प्रश्न आपको प्रश्नावली में देखने को मिलेंगे, तो इसको अच्छी तरह से समझिएगा। तो देखिए विभाजन सूत्र क्या है। अगर एक रेखाखंड है ए बी, ए बिंदु के निर्देशांक x1 y1 है और बी बिंदु के निर्देशांक है बच्चों x2 y2। तो इस रेखाखंड में कोई बिंदु P है, वो इस तरह से है कि बिंदु P रेखाखंड AB को m अनुपाते n में बांट देता है। तो इस बिंदु P के निर्देशांक x y हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, मैं आपको फिर से बता दूं। एक रेखाखंड AB है, इस रेखाखंड पर एक बिंदु P इस तरह से है कि वो रेखाखंड AB को m अनुपाते n में बांट देता है। तो इस P बिंदु के निर्देशांक x, y क्या होंगे ये आपको बताता हूं और यही है विभाजन सूत्र। तो इस बिंदु P के निर्देशांक होंगे x बराबर m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n और y बिंदु के निर्देशांक होंगे m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n।
तो रेखाखंड AB को m अनुपात n में बांटने वाले बिंदु P के निर्देशांक होते हैं x, y। x बराबर होता है mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, और y बराबर होता है my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। इससे संबंधित एक उदाहरण मैं अभी आपको करा दूंगा, उससे पहले हम देख लेते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो देखिएगा बच्चों, मध्य बिंदु के निर्देशांक, अगर कोई रेखाखंड AB है और बिंदु P इस रेखाखंड पर इस तरह से स्थित है कि बिंदु P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। यह बिंदु P AB रेखाखंड का मध्य बिंदु है। अगर यह मध्य बिंदु है तो यह रेखाखंड AB को 1:1 में बांट देगा। आप बोलेंगे कैसे है? तो देखिए बच्चों, बिंदु P AB का मध्य बिंदु है तो AP लंबाई PB लंबाई के बराबर होगी। अगर AP 6 है तो BP भी 6 होगा। AP अगर 4 है तो BP भी 4 होगा। तो 4:4 क्या हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी 1:1 आ जाएगा। तो मध्य बिंदु AB को 1:1 में बांट देगा। अगर A बिंदु के निर्देशांक x1 y1 है और B बिंदु के निर्देशांक x2 y2 हैं, तो देखते हैं बच्चों इस मध्य बिंदु P के निर्देशांक xy बराबर क्या होगा। तो देखिए यहां पे x बराबर, विभाजन सूत्र से अभी हमने देखा है कि x बराबर होता है mx2 प्लस nx1। तो यहां देखेंगे m कितना है? 1, n कितना है? 1। तो देखिए m बराबर हमने 1 लगाना है x2 धन n बराबर 1 लगाना है x1 बटे m धन n। m क्या है? 1 धन 1। तो कितना मिल जाएगा ये? तो x बराबर मिल जाएगा बच्चों x2 गुणा 1 कितना हो जाएगा? x2 धन x1 गुणा 1 कितना हो जाएगा बच्चों? x1 बटे 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। इसी तरह से y बराबर लाएंगे, इस सूत्र को लगा करके my2 प्लस ny1 अपॉन m धन n। तो ये क्या मिलेगा हमें? ये मिलेगा y2 प्लस y1 बटे 2। तो रेखाखंड AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक x और y बराबर होते हैं। x बराबर होता है x1 प्लस x2 बाई 2 या x2 प्लस x1 बाई 2 बोल सकते हैं, और y बराबर क्या होगा? y1 प्लस y2 बाई 2 या y2 प्लस y1 बाई 2। अब हम बच्चों विभाजन सूत्र से एक उदाहरण ले लेते हैं। तो देखते हैं बच्चों एक उदाहरण। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4,3 और 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए बिंदु 4,3 और 8,5 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:1 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हमने ज्ञात करने हैं। तो ये ले लेते हैं बिंदु A और इसे ले लेते हैं बिंदु B। तो रेखाखंड AB को 3:1 में विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक हमने ज्ञात करने हैं। तो P के निर्देशांक मान लेते हैं बच्चों x, y। तो देखिए बच्चों रेखाखंड AB को 3:1 में विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक x, y क्या होगा? तो x बराबर क्या होगा बच्चों? तो देखिए बच्चों बिंदु P के निर्देशांक x बराबर होगा mx2 प्लस nx1 भागा m प्लस n। तो यहां से देखिए m क्या है? 3, n क्या है बच्चों? 1, और ये है x1 y1। एक बिंदु x1 y1 ले लेंगे और दूसरे बिंदु को ले लेंगे x2 y2। तो चलिए x बराबर क्या होगा? mx1। m क्या है? 3 गुणा x2, x2 है 8 धन nx1, n है बच्चों 1 और x1 है 4। तो ये हो जाएगा 1 गुणा 4 और भाग में है m धन n। m है 3 धन n है 1। तो इसे हल करते हैं बच्चों। ये हो जाएगा 8 × 24 धन 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 3 धन 1, ये हो जाएगा 4। तो 24 और धन 4 28 हो जाएगा बच्चों बटे 4।
तो ये 4 से कट जाएगा, 7 चौको 28, तो ये आ जाएगा बच्चों 7। अब हम ज्ञात कर लेंगे बच्चों y क्या होता है, my2 प्लस ny1 भाग में है m धन n। तो चलिए m का मान लगाते हैं, m है 3, y2 है बच्चों 5 धन n है बच्चों 1 और y1 है ऋण 3 और बटे में है m धन n। ठीक है, बटे में है m धन n, तो m है बच्चों 3 धन n है 1। तो चलिए इसे हल करते हैं, ये हो जाएगा बच्चों 5 से 15। देखो एक धन का है एक ऋण का है, तो ऋण में आएगा 3 एकम 3 बटे 3 धन 1 4 हो जाएगा बच्चों। तो देखिए बच्चों 15 ऋण 3 12 हो जाएगा बटे 4, ये 4 से कट जाएगा, 4 से 12, तो कितना मिल जाएगा बच्चों, 3 मिल जाएगा। तो बिंदु P के निर्देशांक x, y बराबर हो जाएंगे, बिंदु P के निर्देशांक x, y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, x कितना मिला है हमें, x मिला है 7 और y मिला है 3। तो बिंदु P के निर्देशांक हो जाएंगे 7, 3। तो बिंदु 4, ऋण 3 और 8, 5 को 3:1 में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक है 7, 3। तो यह था विभाजन सूत्र से संबंधित एक उदाहरण। तो अब हम देखते हैं बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए जैसे ये त्रिभुज है और इसके शीर्ष हैं A, B, C और इनके शीर्षों के निर्देशांक x1, y1, x2, y2 और x3, y3 हैं। तो बच्चों त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 x1 कोष्टक प्लस x2 कोष्टक प्लस x3 कोष्टक। देखिए बच्चों इन कोष्टक में क्या आएगा, इसके लिए समझिएगा, एक वृत्त बना लें और इसमें इस तरह से एरो लगा लें। तो देखो बच्चों ये y1 ले लें, इसको y2 लिख लें और इसको y3 लिख लें। तो सबसे पहले कोष्टक में आएगा, देखो ये x1 है, तो यहां पे 1 नहीं आएगा, यानी y1 नहीं आएगा। कहां से चालू होगा, y2 से। तो सबसे पहले आएगा बच्चों, पहले कोष्टक में आएगा y2 ऋण y3। सबसे पहले कोष्टक में क्या आएगा, y2 ऋण y3। दूसरे कोष्टक में क्या आएगा, y3 ऋण y1, y3 ऋण y1 और तीसरे कोष्टक में क्या आएगा बच्चों, y1 ऋण y2, y1 ऋण y2। तो इस सूत्र से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर किसी त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक हमें ज्ञात हैं तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों नई बुक में आपको यह सूत्र देखने को नहीं मिलेगा, ये अब सिलेबस से हटा दिया गया है। लेकिन आप किसी अदर बुक से, किसी दूसरी बुक से अगर क्वेश्चन चलते हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम इस सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं बच्चों संरेख, 3 बिंदुओं का संरेख होना। भाई देखो संरेख का मतलब क्या होता है, एक ही रेखा में स्थित होना। तो 3 बिंदु संरेख कब होंगे, जब ये तीनों बिंदु किसी एक ही रेखा में स्थित होंगे। जैसे देखें ये बिंदु A, ये बिंदु B और ये बिंदु C, ये 3 बिंदु हैं। ये तीनों बिंदु संरेख होंगे यदि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में स्थित होंगे। अब देखिए बच्चों हम कैसे सिद्ध कर पाएंगे कि A, B, C ये तीनों बिंदु संरेख हैं। तो इसके लिए हमारे पास 2 मेथड हैं। पहला मेथड देखते हैं। पहला मेथड क्या है, पहला तरीका क्या है, देखिए A, B, C इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। देखिए बिंदु A का निर्देशांक x1, y1, बिंदु B का निर्देशांक x2, y2 और बिंदु C का निर्देशांक है x3, y3। अब देखिए इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे इस सूत्र से। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाता है तो ये तीनों बिंदु होंगे संरेख, यानी ये कोई त्रिभुज नहीं बनाएंगे, ये एक ही रेखा में स्थित होंगे। अब देखिए बच्चों दूसरी विधि क्या है।
तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम ए बी ज्ञात करेंगे, यानी बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी, फिर ज्ञात करेंगे बी और सी के बीच की दूरी, और फिर हम ज्ञात करेंगे ए और सी के बीच की दूरी। अगर ए बी और बी सी का योग यानी ए बी प्लस बी सी मिलता है ए सी के बराबर, ठीक है, अगर ए बी और बी सी का योग आ जाता है ए सी के बराबर, तो दिए गए तीनों बिंदु संरेख होंगे। तो तीन बिंदुओं को संरेख सिद्ध करने के लिए आप देखेंगे ए बी धन बी सी बराबर क्या होना चाहिए, ए सी के बराबर होना चाहिए। तो ये था आपके पास इस अध्याय का परिचय, और अब हम देखेंगे प्रश्नावली।